Hello, friends. Welcome to today's session. In this session, we are going to start your paper two of your CAB exam, that is BFM, Banking and Financial Management. In इस पेपर में आपके चार मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए, बी एंड मॉड्यूल सी। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे मॉड्यूल ए, जो कि है आपकी इंटरनेशनल बैंकिंग। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा, वो है क्या? एक्सचेंज रिजर्व्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जनरली जो बैंक्स होते हैं वो आपके सेंटर होते हैं कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस के, या फॉरेन एसेट्स है, कोई फॉरेन करेंसी है, अगर उसको कहीं पे अगर हमें सेव करना है, कहीं पे स्टोर करना है, तो बैंक्स बिकम्स दी मोस्ट आइडल सेंटर। और ये कह लो कि एक तरीके से वन स्टॉप सेंटर होता है बैंक्स। ठीक है ना? तो बीइंग इनटू योर बैंकिंग सेक्टर, वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर, यू शुड नो अबाउट सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है, किस तरीके से बैंक्स को फायदा होता है या किस तरीके से बैंक को लॉस होता है जब भी आपका फॉरेन करेंसी, एक करेंसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में जब वो वीक होती है या फिर जब स्ट्रांग होती है। तो एज अ बैंकर यू शुड नो अबाउट ना हाउ द फॉरेन करेंसी और हाउ द फॉरेन एक्सचेंज बिहेव, फॉरेन एक्सचेंज रेट बिहेव, और क्या फायदा है आपके फॉरेक्स रिजर्व स्टोर करने का किसी भी कंट्री। ठीक है ना? तो बिफोर गोइंग इनटू ऑल दिस डिटेल, आई नो दैट सम ऑफ यू नो अबाउट फॉरेन करेंसी क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर ना एक कंडीशन मान लेते, सपोज समवन डजंट नो अबाउट दिस थिंग, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एंड विल अंडरस्टैंड कि फॉरेन करेंसी क्या है। ठीक है ना? फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? फॉरेन करेंसी को एक डिनोमिनेशन, मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी की अगर इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। ठीक है ना? किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, और अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन होने से ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट पीरियड में कितना टाइम लगता है, और उस बेसिस पे वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट। Okay, so before now going to all this, let's start with the foreign currency. So let's not wait for other things. Just let's start the सेशन। ठीक है ना? तो फॉरेन करेंसी से बेसिकली देखिए, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? जो भी करेंसी आपकी इंडियन, अगर आप एक इंडिया कंट्री में हो, मान लो आप इंडियंस हो, तो आपके लिए जितने भी करेंसी है अदर देन योर आईएनआर, ना अदर देन योर आईएनआर, आपकी जितनी अलग करेंसी है, जितनी और करेंसीज हैं, वो सारी की सारी क्या है? फॉरेन करेंसी हो गई। अब इसमें आपका यूएस डॉलर भी आ जाएगा। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी आ जाएगा। आपका ना वियतनाम डॉलर भी आ जाएगा। जापानीज येन भी आ जाएगा। यूरो भी आ जाएगा। मतलब जो भी कंट्रीज है जहां पे आप इंडियन नेशनल रुपीज नहीं यूज कर सकते हो, आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी यूज कर सकना पड़ेगा, रेदर देन कि आप अपने कंट्री का करेंसी यूज करो। तो जब भी आप किसी दूसरे कंट्री का करेंसी यूज कर रहे हो, दैट बिकम्स दी फॉरेन करेंसी फॉर दैट कंट्री। ठीक है। सपोज एक यूएस का बंदा आया, यूएस का आदमी आया, यूएस का एक एम्प्लॉय आया इंडिया में जॉब करने। ठीक है। तो उसे क्या चाहिए? उसके लिए इंडियन नेशनल रुपीज क्या हो जाएगा? फॉरेन करेंसी। ठीक है ना? एक कोई यूएस से टूरिस्ट आया इंडिया में घूमने के लिए, तो उसके लिए इंडियन नेशनल रुपीज क्या हो जाएगा? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी बेसिकली वो करेंसी जो आपके देश की करेंसी के अलावा हो। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो अदर देन इंडियन नेशनल रुपीज, ऑल अदर करेंसी इज फॉरेन करेंसी फॉर यू। If you are a US citizen, then in that case, whatever the currency you are having, that is US dollar, that will be your what? Domestic currency। और जो भी तुम बाहर फॉरेन से करेंसी आ रही है, चाहे वो इंडिया से आ रही हो, इंडियन नेशनल रुपीज हो या नेपाली रुपीज हो या पाकिस्तानी रुपीज हो, ऑल दीज करेंसी आर व्हाट? फॉरेन करेंसी। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर फॉरेन करेंसी। तो यहां से तो डेफिनेशन क्लियर हुआ, लेकिन हमें जरूरत क्यों है दूसरे देश के करेंसी की? वाई वी नीड दोज करेंसी? अगर हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, हम अपनी कंट्री में चीजों को
खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो हमें इंडियन करेंसी ही चाहिए, फॉरेन करेंसी तो चाहिए नहीं। तो फिर हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? what is the requirement, what is the need for foreign currency? तो सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात है, until और unless आप डोमेस्टिक ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इंटरनल ट्रेड के लिए आपको फॉरेन करेंसी शायद ना चाहिए हो, लेकिन फॉर लेट्स से ना, आप कोई फॉरेन सर्विस ले रहे हो, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन आईटी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या फिर आप फॉरेन में घूमने गए हो, टूरिज्म, तो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज यू आर अवेलिंग। तो जब भी आप अपने कंट्री से बाहर किसी दूसरे कंट्री से कोई भी तरीके का सर्विस ले रहे हो ना, सपोज इफ यू आर ना यूजिंग banking services of foreign bank, then one that will be your foreign services, ठीक है ना। फिर सपोज कोई फॉरेन कंपनी के आप मार्स लाइन से अपना शिपिंग का काम कर रहे हो, तो दैट इज फॉरेन फ्रेट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप में, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, एक आईटी सेक्टर है, तो वहां से भी आपने क्या किया है, फॉरेन सेक्टर से, फॉरेन कंट्री से वो चीज ली है। तो ये सारी चीजें जब आप सर्विसेज यूज करते हो, तो यू हैव टू पे रेंट अबाउट यूजिंग दिस सर्विसेज। सपोज आप एज अ टूरिस्ट कहीं गए हो, वहां रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, या फिर किसी होटल में स्टे कर रहे हो, या फिर अपने घूमने के लिए सपोज यू आर रेंटिंग दी कैब और एनी कन्वेंस सर्विसेज, तो उसके लिए आप पैसा पे कर रहे हो। सो ऑल दिस मनी विच यू हैव टू पे इन द फॉरेन सॉयल विल रिक्वायर दैट फॉरेन करेंसी। उन्हें यू कैन नॉट पे देम इंडियन नेशनल रुपीज, उन्हें आप इंडियन नेशनल रुपीज नहीं पे कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू पे देम यू नीड फॉरेन करेंसी, not only for services support. You are in now working there, you are one of the NRI of India who is working there, earning money and sending the money from abroad to your house, ना अपने घर पे पैसा भेज रहे हो, ठीक है ना। जो NRIs अपने फैमिलीज को पैसा भेज रहे हैं ना, दोज आर कॉल्ड रेमिटेंसेस। तो मान लो तुम्हारे यहाँ से बहुत लोग होते हैं ना, इफ आई टेक एन एग्जांपल, many people from UP or Bihar, or if you go side na, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, many people goes to UAE for working purpose, ठीक है ना, as a job के लिए, काम करने के लिए, they go to these foreign countries for earning more. So whenever they earn in ना दुबई करेंसी, वहां की करेंसी में अर्न कर रहे हैं। अब वो जो पैसा अर्न किया वहां पे उन लोगों ने, और उसमें से जो पैसा इंडिया भेजा, दैट इज कॉल्ड योर रेमिटेंस। सपोज आप यूएस में जॉब कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन वन ऑफ दी ना एप्पल, लेट्स से यू आर वर्किंग इन एप्पल और गूगल इन यूएस, ना इन दी सिलिकॉन वैली, and then you will be earning in dollars. So whenever those money you will transfer back to your the house in India, that will be considered as a remittances. So you cannot pay them into dollars. No, you have to like pay them in, means whatever the money you are paying or transferring back to India. So the family member who is staying in India will need to use those money. उस पैसे को यूज करने के लिए उन्हें उसे इंडियन नेशनल रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप वहां से जब पैसा भेजोगे तो क्या भेजोगे, डॉलर भेज रहे हो। सो दैट्स व्हाई यू नीड दिस फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। देन सपोज सम अदर बैंक्स से आपने कोई यूएस के बैंक से, या फिर आपने श्रीलंकन बैंक को, ठीक है, लोन लिया है। तो अब यूएस से जब आप लोन लोगे, तो वो यूएसडी में आपको लोन देंगे, ना कि इंडियन नेशनल रुपीज में लोन देंगे। या फिर अगर आप उस लोन को पे कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो, तो भी आप, योर गवर्नमेंट विल पे देम इन यूएसडी, नॉट INR। तो इस केस में भी आपको क्या चाहिए, यूएसडी चाहिए, ठीक है। फिर लेट्स से इंटरनेशनल ट्रेड है, हम किसके बिजनेस में है, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विल रिसीव यूएस डॉलर, एंड अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू पे यूएस डॉलर्स। तो इन बोथ दिस केसेस
यू नीड दिस मनी, ये पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना है, दिस बिकॉज व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग, सपोज एनी सम सॉफ्टवेयर और सम मशीन from US. So in that case, you have to pay them in US dollar only. And if you are exporting something, suppose some agriculture goods are there which have been exported to US. Or let's say some pharmaceutical medicines, now pharmaceutical products are there which we generally export to other nations. वहां पे हमने क्या किया, यूएस को भेजा, यूएस को बेचा, तो यूएस के जो इंपोर्टर्स थे उन्होंने इसको खरीदा, तो दे पेड यू इन यूएस डॉलर, बट एज अ एक्सपोर्टर यू आर इन इंडिया एंड यू नीड आईएनआर टू यूज दैट इन इंडिया। जो भी आपकी अर्निंग है, वट एवर द अर्निंग यू आर अर्निंग फ्रॉम योर एक्सपोर्ट पार्ट, वहां से आपको उसे इंडिया में यूज करने के लिए टू कन्वर्ट दिस इनटू आईएनआर। नाउ व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द आईएनआर, दैट इज योर एक्सचेंज, और ये जो आप अर्न किए हो ये फॉरेन करेंसी, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लेट्स से इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से इन्वेस्टमेंट एफडीआई की काफी चर्चाएं होती हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज विच बीन ना टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इन ना इन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और उसके लिए क्या चाहिए? वी नीड मनी, एंड दोज मनी कहाँ से मिलेगा? कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ ना डेमोक्रेटिक प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, लाइक योर अंबानी एंड अडानी, एंड आफ्टर दैट अगर कुछ और पैसे हैं तो कुछ बैंक्स आपको देगी, और नहीं तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे ना अर्न द रिटर्न। तो जब आपके यहाँ कंट्री में सपोज यूएस से ना लाइक से जापान आया, जापान बोला मैं आपके यहाँ रेल रोड के स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूंगा, so they no like Japan has developed the Delhi Metro, so that's the investment that they have made, और उसके बाद उसको रन किया, उसको जितना अर्निंग था फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टेकन दैट रेवेन्यू फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, एंड आफ्टर दैट दे ट्रांसफर्ड दिस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ से इन्वेस्टर आए, अपना रिटर्न की रिटर्न अर्न किया और चले गए। एफडीआई आ रहा है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि समवन इज इन्वेस्टिंग इनटू योर बिजनेस, आपके बिजनेस में क्या हुआ, किसी ने इन्वेस्ट किया है, और इट बिकमिंग अ सर्टेन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, जहां पे ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू योर बिजनेस, जहां पे ही इज इनटू योर डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो है डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसके प्रोडक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। सो दीज आर कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना। लेट्स से इसी बिजनेस ने बाद में अपना आईपीओ लॉन्च किया, दे हैव लॉन्च देयर आईपीओ शेयर इनटू द मार्केट, ना अपना स्टॉक मार्केट पे अपने आप को लिस्ट किया, और कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन बिजनेस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है, वो आके इनके शेयर में इन्वेस्ट किया, तो दे दे गॉट सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर पेड अप कैपिटल, वो पेड अप कैपिटल उनको मिल रहा है इस शेयर्स के थ्रू। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर जस्ट इनटू योर इन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट हियर टू टेक डिसीजंस या फिर आपके प्रोडक्ट्स में कैसे किस तरीके से आपकी अर्निंग बढ़ाई जाए, या ये कह लो कि दे आर नॉट इनटू योर मैनेजमेंट रोल, दे आर जस्ट इन्वेस्टेड योर मनी, देयर मनी टू अर्न द रिटर्न। अब वो रिटर्न अगर नहीं मिलेगा तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेल योर शेयर एंड दे विल मूव बैक टू नेक्स्ट सम अदर कंपनी, दे विल बाय सम अदर कंपनी शेयर। सो दैट इज यू बेसिकली एफपीआई। और एफडीआई क्या हो गया, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे डायरेक्ट कोई आ रहा है और आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दी मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है ना? सो दैट इज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। तो अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया आइदर इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई और इन द फॉर्म ऑफ एफपीआई, दोनों किस फॉर्म में आ रहा होगा, फॉरेन करेंसी। जापान है तो जापानी येन होगा, यूएस है तो यूएस डॉलर होगा, अगर यूरोपियन कंट्री है तो यूरो होगा। So based on that, whatever the money you are receiving as an investment, those are in the foreign currency. So that is why you need this forex, na, in order to
facilitate all these type of active economic activities. Now, suppose you are going for certain trip. Suppose there is some conference. Now, as a teacher or as a employee of your company, you are participating in that conference, which is taking place in, let's say, in London. ठीक है ना, लंदन में वो आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यू आर गोइंग देयर। तो जब वहां जाओगे तो वहां पे उनको ये तो नहीं बोलोगे कि इंडियन नेशनल रुपीज दे रहे हैं, यही ले लो ना, ये तो बोला नहीं जा सकता वहां। व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू पे इन डॉलर, सो यू नीड दैट फॉरेन करेंसी ना, जस्ट नॉट फॉर कॉन्फ्रेंस। लेट्स से हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाके मास्टर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, सो दे गो फॉर स्टडी फॉर अब्रॉड। सो while the time they are enrolled into some courses, they need money to survive। सर्वाइवल मनी भी एक होती है चीज जो उन्हें चाहिए होगी, तो वो भी उनको चाहिए। और वो यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या लेट्स से यूक्रेन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो दे नीड फॉरेन करेंसी, तो वहां की करेंसी उनको चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी ऑल नीड दिस फॉरेन करेंसी। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है ना, देखो फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है। अगर गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं हुआ तो वो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है वो नहीं कर पाएगी। जैसे क्या है, अब गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है ऑयल, गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है कई सारी मशीनरी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल गुड्स। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यू नीड फॉरेन करेंसी एज अ रिजर्व। ठीक है ना, तो ये रिजर्व करेंसी जो होती है अगर आपके पास रहेगी, दैट गिव्स यू अ कुशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सपोज कहीं आपका, जैसे अभी आज के टाइम में इफ यू कैन सी द योर यूएस एंड इंडिया conflict is going on, US Israel, US Venezuela, there are lots of different conflicts now is going on in the geopolitical। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी इज एट एन अनरेस्ट, दे आर अनस्टेबल राइट नाउ। तो कभी भी कोई करेंसी ऊपर चली जाएगी, कोई करेंसी नीचे आ जाएगी। तो अगर आपके कंट्री के पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व है कि दे कैन हैंडल द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वट एवर द एक्सपेंसेस दे हैव ना, तो उस केस में दैट मीन्स व्हाट, योर इकोनॉमी इज मोर स्टेबलाइज ना, ताकि अगर इन केस ग्लोबल इकोनॉमिक अनरेस्ट होता है तो वहां पे आपका ये जो बिजनेस है या आपका जो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आपको वो चीज ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। इवन इफ यू आर कैन नॉट import anything, if you are exporting, so you can pay your bill in the case of forex reserve। Okay, so this is what the basic need or requirement of foreign currency। हमें forex क्यों चाहिए? To all this, if we, what is the benefit if we categorize them into in a short, in a brief, छोटे में अगर बोला जाए तो they facilitate international trade and investment, enable tourism and foreign travel, whatever the reason for your foreign traveling, and then import and exports of the products। Okay, so these are the basics point of your foreign currency and why we need foreign currency। Now, as per ना your exams requirement cap, अब देखो आपके एग्जाम में जनरली क्या होता है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई फॉरेन करेंसी की, तो इस पे थोड़ा बहुत केस स्टडीज लगा देंगे वो। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, कि जो भी हमारे यहाँ एक्ट है या if there is certain act or rules made by RBI or government of India in order to regulate your foreign currency और foreign exchange, जितना उसको पूरा मैनेजमेंट करने के लिए जो भी उन्होंने एक्ट बनाया है, अगर वो एक्ट है तो इन योर एग्जाम उनके कई सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। कई बार केस स्टडीज बना के पूछा जा सकता है, कई बार डायरेक्ट केस पूछा जा सकता है। तो इन दैट केस यू यू नो अबाउट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी क्या है। बट एज पर द फेमा एक्ट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर वो चीज आपको मालूम रहेगी तो दे कैन गिव यू एन एग्जाम ना, क्वेश्चन और केस स्टडी, जहां पे दे विल गिव यू ऑल दिस टाइप एंड माइट आस्क कि इसमें से कौन सा फॉरेन करेंसी नहीं होगा, है ना, या कौन कौन सा फॉरेन करेंसी होगा। तो दे कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दैट ना, विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट। तो उसके बेसिस पे हमारे फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। तो हम जब फॉरेन करेंसी की बात किए तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी जो कि रुपये पैसा होगा वहां का, डॉलर। We are talking about dollars. The basic currency notes, if there is a coin, then that coin is foreign currency. That paper note is your currency. That is currency. But
Sometime foreign exchange is what? Foreign exchange is the combination of your foreign currency plus other things which are payable or claim in फॉरेन करेंसी. अगर हमें कोई बिल पे करना है, या हमें कोई एक पेमेंट रिसीव करना है जो हमारा फॉरेन करेंसी में होगा, अभी हुआ नहीं है, इट विल हैपन इन फ्यूचर, इट विल हैपन इन फ्यूचर, बट द टाइम, जिस टाइम पे वो डील हो रहा है उस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है बट सेटलमेंट नहीं हो रहा है उस समय पे. So those kind of economic activity या जो transaction हो रहा है, that will also included in your foreign exchange. वहां पे अभी actually में currency exchange नहीं हुई है, but it will happen, and it will happen in the denomination of that currency, that country currency, जिस country में आप जा रहे हो या जो भी foreign country में जा रहे हो, उस country के currency में आपको पे करना पड़ेगा. जब इन फ्यूचर वो हो सकता है 1 घंटे बाद ही पे करना हो वो सकता है 1 महीने बाद पे करना, तो ड्यूरेशन कुड बी एनी ड्यूरेशन. बट अगर आपका क्लेमेबल और पेएबल दोनों अगर फॉरेन करेंसी में होता है तो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो फॉरेन करेंसी प्लस पेएबल एंड क्लेमेबल इन फॉरेन डिनोमिनेशन इज कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज. तो उसमें फॉरेन करेंसी जो है that is included, that is the currency of foreign country like USD, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो एंड जापानीज येन. ठीक है ना. मींस सपोज आई एम गोइंग टू यूएस as a tourist, so I need dollar. So what I do, I'll go and buy certain dollar at the airport by paying certain INR. Now let's say right now the currency exchange is $1 is rupees 92. So this basically called your exchange rate. तो $1 92 है, तो I'll pay, if I pay 92,000 rupees, I'll get $1,000. So that is your foreign currency. Means the note which you have in your hand, the cash which you are holding in your hand, that is your foreign currency. Now the next is deposit, credit, and balance payable in foreign currency. That money kept in foreign currency with banks abroad or payable in foreign currency. ठीक है ना. जैसे मान लो, let's say we'll see about this different accounts later on, but just समझो नॉस्ट्रो अकाउंट एक तरीके का अकाउंट होता है जो फॉरेन करेंसी को स्टोर करने के लिए खोला जाता है. ठीक है ना. और ये एक बैंक का अकाउंट दूसरे बैंक के साथ, ये बैंक ही बैंक खोल सकते हैं, नॉट एन इंडिविजुअल प्लेयर्स कैन ओपन दिस. ठीक है. तो हमने क्या किया, इंडियन बैंक ने अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट बनवाया हुआ था, कहाँ, बैंक ऑफ अमेरिका. तो नो वॉट एवर द डीलिंग, लेट्स से आई हैव अकाउंट इन इंडियन बैंक एंड आई एम एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. मैं स्टील एक्सपोर्ट करता हूं. नाउ आई एक्सपोर्टेड दिस स्टील टू यूएस. स्टील मैंने एक्सपोर्ट किया यूएस को, तो वहां से आई गेट सर्टेन मनी, सर्टेन अर्निंग बाय एक्सपोर्टिंग दिस स्टील. नाउ दिस importer in US will pay me that in USD. वो मुझे USD में पे करेंगे. That will be paid by them in USD. Now I need to store this USD. वो मुझे कैश में तो देंगे नहीं. They will either ना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे और बाई थ्रू चेक ट्रांसफर करेंगे. तो दैट इज अ डिपॉजिट बेसिकली. तो वो डिपॉजिट आपके पास आ गया, दैट इज द डिपॉजिट. मींस यू ना दैट person, the exporter, doesn't hold that income in their hand, that he hasn't have the cash in his hand, but it is stored in the form of bank balance in his bank. Then also, why it is foreign exchange? Because it is stored in the form of USD. It is not in the form of INR. So that case also it will be included in your foreign exchange. सेम वे क्रेडिट. क्रेडिट क्या है, मैंने कुछ देखो, जनरली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बिजनेस एज अ बैंकर यू नो ना कि वेरी टाइम जो आपका कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट होता है उसमें आपके इसीलिए बैंक डिफरेंट बिजनेस प्लेयर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है. व्हाई? बिकॉज इन केस द बिजनेसमैन डजंट हैव मनी, दे कैन यूज देयर करंट अकाउंट
फॉर सर्टेन लिमिट कि हाँ आप इतना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप यूज कर सकते, दे कैन ड्रॉ दैट मनी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से योर बिजनेस ऑल्सो रन्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्रेडिट बेसिस ओनली। तो सपोज आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग एंड देन ना आई एम इम्पोर्टिंग सर्टेन गुड्स फ्रॉम लेट्स यूएस। हमने कुछ गुड्स मंगाए यूएस से, तो वो ना when I imported the goods, I didn't pay them. Now we had a deal. You just send them on a credit. I'll pay them in the upcoming month or 2 month or 3 month. So that is basically becomes the credit. ना एक credit पे मैंने क्या किया है? I have imported the goods. Didn't अभी मैंने उनको पे नहीं किया है, लेकिन क्या है मुझे पे करना है एज पर द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आई हैव टू पे दिस इन फ्यूचर, सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन माय बुक ऑफ अकाउंट्स। और जब मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है कि इट्स बीन रिकॉर्डेड, इट्स बीन ऑलरेडी ना, द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, सेटलमेंट अभी पूरा बाकी नहीं है, क्रेडिट पे है। तो वो चीज मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में आ गई, और जब मैंने उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, कि मैंने इतने डॉलर का सामान मंगाया हुआ है। सो इन दैट केस ऑल्सो हमने जो पैसा अभी नहीं पे किया है बट दैट इज पेएबल इन फ्यूचर, इन व्हाट डिनोमिनेशन? इन डॉलर्स। कभी भी इफ यू आर पेइंग द एज ए इंपोर्टर टू अदर कंट्री, यू हैव टू पे देम इन डॉलर। वो भी क्या हो जाएगा? दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर फॉरेन एक्सचेंज। नाउ द बैलेंस पेएबल, जो बैलेंसेस बचे होंगे वो भी अगर जो हमें पे करना है इन फॉरेन करेंसी, इंक्लूडेड इन योर बेसिकली किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में। देन नेक्स्ट इज ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक्स, एलसी मींस लेटर ऑफ क्रेडिट, then bills payable in foreign currency. So drafts, like your demand draft issued in like say $10,000 payable in New York. Suppose you are going to take an admission. Now you have to pay them the fees. So what you have done, you have now created a demand draft in India by paying them Indian rupees. But what? They have created this demand draft in terms of USD dollar. So what does that mean? कि ये जब तुम फ्यूचर में वहां न्यूयॉर्क में इसको पे कर रहे होगे अपने यूनिवर्सिटी में, सो इन दैट केस यू आर पेइंग देम इन डॉलर, तो इसीलिए ये क्या हो गया मेरा? फॉरेन एक्सचेंज। ट्रैवलर्स टैक्स बोल दो, या फिर एक आज के टाइम में बहुत ज्यादा अगर आप प्राइवेट बैंक देखोगे तो फॉरेक्स कार्ड आता है ना? सो दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू योर ट्रैवलर्स चेक ना। ट्रैवलर्स चेक जो होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू योर फॉरेक्स। तो ट्रेवलर्स चेक भी क्या है? एक तरीके का चेक है जो कि डिनोमिनेटेड किस में है? डॉलर में। सो व्हेन यू गो इनटू न्यूयॉर्क और सम प्लेस वेयर यूएसडी इज यूज्ड ना, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं तो यूएस कंट्री लेके चलते हैं। इफ यू आर गोइंग टू जापान देन इट विल बी इन जापान। तो उस केस में जो आपका ये ट्रैवलर चेक है दैट विल बी पेड इन दैट डॉलर ओनली, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड इनटू फॉरेन एक्सचेंज। ओके, द लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली, जहां पे क्या होगा इन द केस ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट में, कोई इंपोर्टर है, इफ दे आर इंपोर्टिंग सर्टेन अमाउंट, सर्टेन गुड्स ना, लेट्स से आई एम इंपोर्टिंग टरबाइन फ्रॉम जापान, ठीक है ना? आई एम बाइंग इट, दिस थर्मल पावर का टरबाइन जो होता है, बाइंग इट फ्रॉम जापान एंड आई हैव टू पे देम जापानी येन। नाउ द इंपोर्टर विल डू व्हाट? जहां भी उनका एक अपना अकाउंट होगा, there they will deal with the bank and क्या होगा? They will make a line of credit, letter of credit of you ना USD 1 million ना, $1 million का मैंने एक लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया। और ये कब यूज होगा? जब हम पैसा इन केस ना, मी एज एन इंपोर्टर, आई इफ आई डोंट पे दैट मनी, so what exporter can do? They can use that letter of credit to get their money from the bank, and then in that case, I have to pay the bank later on. मुझे anyhow I have to pay that money. So that is basically your letter of credit होता है. That is how your letter of credit works. तो ये क्या है? एक तरीके का गारंटी है कि yes, this importer is going to pay you. So that is your letter of credit. In case अगर उनको जरूरत पड़ा, they can take that money from this letter of credit.
लेकिन जब वो भी लेंगे वो पैसा, whenever they withdraw that money or ना, they will always withdraw in the currency of Japanese yen, and that's why it can will be considered as a foreign exchange. If I say instrument expressed in Indian currency but payable in foreign currency, ठीक है ना, हमने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने कितना बनाया इंडियन करेंसी में, लेकिन उसे हम पे किस में कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम उसको पे कर रहे हैं, whenever we are paying that money, that is paying in the foreign currency, मतलब बेसिकली हम जहां पे वो पे करने गए हैं तो वहां पे हमने ये फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा, मतलब हमें वहां पे इस चीज को यूज किया है। फिर इंस्ट्रूमेंट पेबल पार्टली इन आयरन एंड पार्टली इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब सपोज किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने आपको कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, या कॉमर्शियल पेपर, इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो दे हैव इन्वेस्टेड इन रुपीज, वॉट एवर द इंटरेस्ट दे विल ऑन, दे विल अर्न इन ऑन इंडियन नेशनल रुपीज। बट जब ये पूरा एक्यूमुलेशन होगा और उनको पेएबल होगा, दैट पेएबल, ऑल थिंग्स आर रिटन इन इंडियन नेशनल रुपीज ओनली, बट जब उनका ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, जब उनको पेमेंट होना होगा, उसी पूरे वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यूएसडी में, एंड देन विल पे देम यूएसडी। ठीक है, लेट्स से अबाउट ना, सम पार्ट उसमें फॉरेन करेंसी है, सम पार्ट उसमें तुम्हारा इंडियन करेंसी में भी। लेट्स से अभी इंडिया और रशिया जो है, दे आर ना, देयर इज अ ट्रेड ऑफ ऑयल ना, हम ऑयल रशिया से खरीदते हैं। सो व्हाट इज नॉट हाउ दिस ट्रांजेक्शन आर टेकिंग प्लेस, उसमें कुछ पेमेंट वी आर पेइंग इन रशियन करेंसी, एंड इन समवेयर वी कैन पे, सपोज सम अमाउंट वी कैन पे इन इंडियन नेशनल रुपीज। So that is also foreign currency, because why, some portion of it I am paying in Russian currency. That's why it becomes foreign exchange. So that is the basics of your foreign exchange. So for how foreign currency and foreign exchange are different, I hope this much is clear. So whenever we are talking about the cash, notes or coins, which you are having in your hand, then that is called your foreign currency. Other than those, anything which is either claimable or payable in foreign currency term, that will be come under foreign exchange. Okay.